नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, लाइबिलिटीज, कॉन्ट्रैक्टर्स की, ठेकेदारों की लाइबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है और ठेकेदार पशुपेश में है कि आखिर क्या करें। अगर उनकी लाइबिलिटी क्लियर नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में वो फाइनेंशियल क्रंच में डूब जाएंगे और हमने इस बाबत उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, कॉन्ट्रैक्टर्स की लाइबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है और कॉन्ट्रैक्टर्स इस वक्त सड़कों पर है। स्वाभाविक सी बात है, आप टेंडर वर्क करेंगे और उसके बाद भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो ये सिलसिला कैसे चलेगा? इस पर बात करेंगे। कितनी लाइबिलिटी विनोद जी आपको लगता है अभी सरकार के ऊपर है? मैं अगर मोटा मोटा कहूँ तो ये कोई 1500 करोड़ की लाइबिलिटी आज जे एंड के कॉन्ट्रैक्टर्स की है, जिसमें मुख्तसर हेड्स हैं। काफ़ी लैंग्वेजिंग का मेन जो इन्होंने पिछले साल जितने भी काम हमने किए थे, स्टार्टिंग में तो लैंग्वेजिंग ठीक रहा, लेकिन उसके बाद इसके लैंग्वेजिंग के भी पैसे बंद कर दिए गए। और इस समय 250 करोड़ के बिल जो हैं मार्च के बाद लैंग्वेजिंग डिपार्टमेंट के पास सेक्रेटरीट में पड़े हुए हैं, जो आज तक जिनकी रिलीज़ नहीं हुई है और उसके बाद भी काम चलते रहे। बाद में चलने वाले कामों की भी संख्या ज़्यादा है और जो काम उसके बाद चले और कॉन्ट्रैक्टर्स ने जितने कर पाए उतने किए, फिर बंद कर दिए गए। जो काम कंप्लीट भी हो चुके हैं उनकी भी पेमेंट पूरी नहीं की गई है। जब आप गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते हैं तो क्या रिप्लाई, उनका कारण, बेसिक कारण क्या बताते हैं? वो कारण ये बताते हैं कि बैंक से उन्हें लोन नहीं मिल पा रहा है। उसमें हमें तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि उन्होंने टेंडर कॉल किए, हमने रिस्पॉन्ड किया, जिसका लोएस्ट आया उसने काम किया। अब कोई बैंक से उनको लोन लेना था और इनकी कैपेसिटी नहीं थी। यूटी की कैपेसिटी अगर 1500 करोड़ जे एंड के बैंक की कैपेसिटी थी, इनको लोन दे पाते, वो एग्जॉस्ट हो गया। अब काम जो है वो 8-9 हज़ार करोड़ के हैं, तो उसके लिए पैसा ये अरेंज करके रखते तो फिर काम करवाते। अब कंट्रैक्टर चैरिटी के लिए तो काम नहीं करता है। कंट्रैक्टर्स ने बैंक लोन, बैंक करप्ट हो रहे हैं। बड़ी बड़ी एजेंसी, हमारी जो रिसोर्सफुल एजेंसी थी वो आज बैंक करप्शन पे खड़ी है। बैंक तो अपना लोन चढ़ाता रहता है, बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करता है सारा, और जो रिसोर्सेज हमारे पास थे आज तक वो सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मैकेनाइजेशन के हमारे पैसे हैं, R&B सेक्टर में हमारे से रोड्स बनवाई गई और उसका कम से कम भी 100 करोड़ तो जम्मू का ही है और 300-400 करोड़ रुपया कश्मीर के लोग भी क्लेम करते हैं। वो उसकी फाइल ही बंद है। आज 2-3 साल से उसके पैसे रिलीज बिल्कुल किए ही नहीं गए हैं। तो वो भी एक सेक्टर है। क्या ये लॉजिक आपको ठीक लगता है कि बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपका भुगतान नहीं किया जा रहा है? ये प्लान बजट रहता है जिसको प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं, और आप जब टेंडर निकालते हैं तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, फिर आप काम करवा लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारे पास बैंक हमें लोन नहीं। क्या लॉजिक है इसमें, आपको लगता है? देखिए, गवर्नमेंट की क्लियर कट पॉलिसी जो हमें बताई जाती है कि कंट्रैक्टर वही काम हम कंट्रैक्टर को दे रहे हैं जिसके पैसे अवेलेबल हैं, ए अकॉर्ड हो चुकी है, टेक्निकली सैंक्शनड है। कंट्रैक्टर को और क्या देखना होता है? कंट्रैक्टर देखता है कि ए अकॉर्डेड है, इसकी टेक्निकली सैंक्शन है, पैसे गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमारे पास हैं, तो वो काम कर देता है। लेकिन जब काम हो जाता है, आधे से ज़्यादा काम हो जाता है, तो उसके बाद उसके पता चलता है कि भाई मेरा बिल पास नहीं हो रहा है। उसमें कंट्रैक्टर का कसूर बताइए ना, गवर्नमेंट कहाँ है? और जब बात करने जाते हैं LG साहब से टाइम ले लो, वो कहते हैं भटनागर साहब से मिलिए जी, ये हमारे उनसे बात करो, वो कहते हैं थोड़ा टाइम लगेगा, ये ठीक हो जाएगा। आश्वासन तो मिलते हैं हमें, लेकिन पैसा रिलीज नहीं हो पा रहा। विनोद जी, आप लंबे समय से इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वजह लगती है कि इतनी बड़ी लाइबिलिटी बन कैसे गई और क्या कारण आपको लगते हैं? कारण ये है विनोद जी कि जब हमारे यहाँ नई गवर्नमेंट बनी थी, जिसमें सेंटर में भी उनकी हुकूमत थी, जम्मू में भी उनके 25 MLA चुन के आए थे, तो उन्होंने काम, जब हम लोगों ने काम लिए थे, उन्होंने काम कुछ एडिशनल भी करवा दिए। अब हमारे पास तो कोई लीगल फोर्स तो होती नहीं कि किसी एक अथराइज्ड पर्सन को हम कह दें कि हम नहीं करेंगे। तो जब वो इन्फोर्स करते हैं डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट हमें इन्फोर्स करता, तो हमने थोड़े काम एडिशनल उसमें कर दिए, तो ठीक। लेकिन हुआ ये, एडिशनल काम करने के वो इतना बड़ा गुनाह हो गया हमसे कि हमारे जो ओरिजिनल टेंडर्स वर्क्स थे उसमें भी पैसे रोक दिए गए। विनोद जी, कभी आप फ्रेंडली कंटेस्ट भी करते हैं कि हमने तय कर लिया कि हम लोअर रेट नहीं भरेंगे, एक को कहा कि आप ये वाला काम ले लो, वो काम ले लो, ऐसा होता है कभी? देखिए सर, ऑनलाइन सिस्टम है सारा, किसी को पता नहीं चलता कि कौन टेंडर डाल रहा है। सारे घर से अपने लैपटॉप से टेंडर डालते हैं। जब टेंडर वहाँ आ जाते हैं
तब वो जब टेंडर खुलने के बाद पता चलता है कि 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया या 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। वहाँ तो किसी को पता ही नहीं चलता कि कौन टेंडर डाल रहा है कौन नहीं डाल रहा है। वो तो ऑनलाइन सिस्टम में ऐसा हो भी नहीं सकता कि हम फ्रेंडली भी कर लें या नहीं करें। वो हमेशा कंपटीशन ही होगा इस सिस्टम में। इस सिस्टम में कभी फ्रेंडली गेम हो ही नहीं सकती कोई भी। और आगे भी लोग करते हैं, चलो जो भी डालता है, जिसको जो रेट वारा खाता है वो डाल देता है। वो काम भी करके दे रहा है आपको, फिर काम करने के बाद इतने लोएस्ट रेट पे वो काम करता है, उसके बाद वो बैंकरप्ट होता है, उसके बाद फैमिली में बच्चों की फ़ी नहीं दे पा रहा है, वो फैमिली के राशन के पैसे नहीं दे पा रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर जो इतना फंसा हुआ है, और गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपा रही है, हम डेवलपमेंट करवा रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ये कौन सा विकास है सर? एक की कब्र के ऊपर आप अपना महल खड़ा कर रहे हैं, एक कम्युनिटी को रूइन कर रहे हैं आप, तो वो कम्युनिटी है कि चुपचाप बैठी रहे। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर्स इस वक्त परेशान हैं, और वाकई में उनका भी लॉजिक है कि उन्होंने टेंडर वर्क किया है। ऐसा नहीं है कि किसी मंत्री संतरी के कहने पर काम किया हो या डिपार्टमेंटल वर्क किया हो जिसको अप्रूव नहीं किया हो। किस तरह की दिक्कतें आपको पेश करने आ रही है? फाइनेंस के हिसाब से ना हमने मैकडॉनल्ड सिलेक्शन की हुई है, उसकी पेमेंट हमारी फंसी हुई है काफ़ी ज़्यादा। पैसा इनके पास नहीं है, बिल पड़े हुए हैं, पैसा आएगा तो पेमेंट करेंगे ये, तो ऊपर से लाइबिलिटी कोई आ नहीं रही। सारा यही चक्कर है। सारा काम उन्होंने करवा लिया हमसे, लॉटेड काम है, उसमें कोई जो वो नहीं है, डिपार्टमेंट वर्क कोई नहीं है, लॉटेड काम की भी पेमेंट नहीं हो रही है। हाँ, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? क्योंकि आपने सरकार को नॉक किया, सरकार, जैसे विनोद जी बता रहे थे कि सरकार, एलजी कहते हैं कि आप एडवाइजर के साथ बातचीत करें, कोई आउटकम नहीं निकल पा रहा है। आउटकम कोई नहीं निकला। हम भी गए एलजी से, हमारी भी बात हुई है, वो भी कहते हैं जाओ जी फाइनेंस कमिश्नर से मिलो। फाइनेंस कमिश्नर हमें टाइम नहीं देता, उसके पास जाओ, वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल की भी बड़ी ज़्यादा लाइबिलिटी है, और आप लंबे समय से उसको लेकर के भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जी सर, काफ़ी आप पिछले 4-5 साल तो बिल्कुल पेमेंट नहीं हो पा रही है। इरिगेशन में तो फ्लड कंट्रोल की इतनी बुरी हालात है कि मैं कहता हूँ इनको अगर ये ऑफिस ही बंद कर देना तो वो भी काम चल सकता है, क्योंकि इनके पास पैसा ही कोई नहीं है। इन्होंने पहले AIVP एक हेड था, उसमें इन्होंने कम से कम हमसे ज़्यादा नहीं, कोई 10-15 करोड़ रुपया अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ है। ये नहीं दे, टेंडर पेमेंट है, कोई उसमें डिपार्टमेंट नहीं है, वो देने पा रहे थे। उसके बाद इन्होंने लैंग्वेज प्रोजेक्ट हमारे इरिगेशन के लिए लेके आ गए, उसमें कोई 19 करोड़ का इन्होंने लगाया, जिसमें से 10-12 करोड़ का इन्होंने काम करवा चुके हैं। 6-7 करोड़ के तो अभी तक बिल पड़े हुए हैं, जो पिछले दिसंबर से आज तक, मतलब साल हो गया, ये पैसे नहीं दे पा रहे हैं उनको। और अब काम भी करवाए जा रहे हैं, टेंडर भी लगवाए जा रहे हैं। यहाँ तो मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट से, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, हमारी पिछली लाइबिलिटी जो, खासकर मैं कहता हूँ इतनी बड़ी चेयर है एलजी साहब ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो लैंग्वेज के पैसे हैं, जो लैंग्वेज के काम हैं, उनके पेमेंट बिल्कुल आपको टाइम पे हो जाएगी। अगर नहीं भी हो पाई तो हम उसका इंटरेस्ट भी आपको देंगे, ये उन्होंने प्रेस वार्ता में खुद कहा था। लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो ये इनके पास पैसे नहीं है। आज कहते हैं हमारे पास लोन नहीं हो रहा है, तो उस लोन का क्या कसूर हमारा है? जब इन्होंने कोई चीज़ लानी होती है तो उससे पहले इन्होंने पैसे का इंतजाम इन्हें खुद करना चाहिए था। अगर इतनी बड़ी चेयर भी झूठ बोल सकती है तो छोटों का आप समझ सकते हैं क्या कहेंगे। ये जो अभी भी डिसल्टिंग का काम करवाते हैं, तो क्या उसके पैसे भी नहीं आपको मिलते हैं? देखिए सर, पिछले साल की पेमेंट आई, 19 के रह गए, 18 के 17 के रह गए, 20 की पेमेंट अभी दी, वो भी इन्हें पूरी नहीं दी अभी, उसमें भी बैलेंस बचा हुआ है देने के। जब मैं कहता हूँ काम करवाने के टाइम इनका कुछ का रवैया अलग होता है और पेमेंट देने का रवैया अलग होता है। जब पेमेंट देने की बारी आती है ये साफ मुकर जाते हैं, नहीं जी हमारे पास, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन अगर एक चीफ इंजीनियर, एक SC या एक एक्शन टेंडर लगवा रहा है तो उसको ये नहीं मालूम है कि आजकल तो इन्होंने खुद एक रूल निकाला कि बिना पैसे के टेंडर नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी नेचर्स के जो काम करवाए जाते हैं, क्या उनकी पेमेंट भी अभी पेंडिंग है? उनके भी 31 मार्च 2021 के अभी भी बिल पेंडिंग पड़े हमारे। जी, कितनी पेंडेंसी है? ये तो मैं कैलकुलेट करके बता नहीं सकता आपको अभी ऐसे खड़े, लेकिन ये भी मतलब काफ़ी मोटी रकम है अभी। लेकिन अब आपको डर लगता होगा, एक तो टेंडर जब वर्क होता है उसमें तो आपको लगता है कि हमारी जो अमाउंट है वो सिक्योर है, लेकिन वो भी आज आपको सिक्योर नज़र नहीं आ रही। सर बात ऐसे है कि इन्होंने एक
पहले तो होता था कि बिना ए के और बिना टीएस के टेंडर होते थे, तो हम पता था कि पैसे आएंगे तो मिल जाएंगे। अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था कि कोई भी चीफ इंजीनियर, कोई एक्शन, कोई भी डिवीजन ये टेंडर नहीं कर सकता जब तक उसकी और ए और टीएस ना हो। ए टीएस तभी होती है जब गवर्नमेंट ऊपर से ओके करती है कि ये स्कीम का आप काम लगवा सकते हो, हम पैसे देंगे। जबकि वो काम लगाने के बाद हमने किए काम भी साल हो गया, अभी तक उसका पैसा रिलीज नहीं कर पाए थे। अगर आपने ये इतने सर्कुलर निकालने हैं तो फिर आप पैसे भी रिलीज कर देने चाहिए ना, क्योंकि ठेकेदार का काम है, उसने टेंडर लगा, नेट पे टेंडर देखा, मोड़ देखी, टेंडर डाल दिया, चाहे उसने 30 ब्लो चाहे डाला, चाहे उसने 20 ब्लो डाला, काम भी कर दिया। काम करने के बाद अभी एक साल के ऊपर हो गया हमें पेमेंट का इंतजार करते। एक नॉर्मल कंट्रैक्टर को किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं? उसने लेबर को भी पैसे देने हैं, जो मटेरियल लिया हुआ है, मार्केट में भी उसका व्यवहार गंदा आ जाता है। सर बात ऐसे है, आज तो आप हमारे से ज़्यादा आपको नॉलेज है इस बारे में कि जीएसटी है, कोई भी बिना 2 नंबर के बिल नहीं दे सकता। अगर बजरी वाले से भी बिल लेंगे तो उसको भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, वरना वो बिल हमें कैसे देगा? उसने भी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, हमने भी करनी है। हम तो इस वक्त वो हो गए हैं कि ना धोबी का कुत्ता होता ना घर का ना घाट का। पैसे फाइनेंसरों से लिए हैं, कुछ हमने लिमिटें बढ़ाई हैं बैंक से, कई बंदों ने उठा के पैसे उधर लगा दिए सारे के सारे। अब बैंक वाले रोज फ़ोन करते हैं उधर से जिनसे हमने मटेरियल लिया है, वो हमारे बिल उन्होंने तो हमें काट के दे दिया, हम उनकी पेमेंट नहीं कर रहे, वो बिल भी हमारे डेफर हो गए उधर से। मतलब एक साइड से अगर बंदे को ठेकेदार को मार पड़े तो बंदा बर्दाश्त करता है, ये तो चारों तरफ से गवर्नमेंट ने घेर कर इस वक्त ठेकेदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट को आपने अप्रोच किया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है, लेकिन आपने क्या डिसाइड किया है कि अब क्या करेंगे आप? सर गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी काम की ए होती है, फंड्स अप्रूव हुए हैं और क्या कहते हैं इसकी एलोकेशन अप्रूव है, इसका मतलब उनके पास पैसे हैं। ये हमारे जो एचओडीज़ हैं डिपार्टमेंट में बैठे हुए, ये आगे जाकर बोलते नहीं हैं, उनकी जी हुजूरी करते हैं, इसीलिए ये सारा सिस्टम डिले हो रहा है। बाकी ये नहीं है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। अगर उन्होंने एक बजट अप्रूव किया है तो इसका मतलब उनके पास पैसे पड़े हैं, वो पैसे देने हैं। कैसे देने हैं? हमारे एचओडीज़ जाकर वहाँ पर बोलेंगे कि हाँ जी इतनी लाइबिलिटी है, ये फंड्स है, ये देने हैं पैसे। ये उधर चुप बैठते हैं, बोलते नहीं हैं। मेरा भी यही सवाल था कि अगर एचओडीज़ नहीं बोलेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? हम एचओडीज़ के पास जाते हैं। अभी लेटेस्ट मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये 30/12/2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर निकला बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन के लिए। कोविड-19 का उन्होंने रिलीफ दिया कॉन्ट्रैक्टर्स को भी, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जो बैंक करप्ट हो रहे हैं या कुछ टेंडर तो करने हैं, काम तो करने, डेवलपमेंट तो होनी है। उनका एक सर्कुलर लेकर मैं चीफ साहब के पास वो बोलता मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर नहीं मानता जितनी देर तक यहाँ पर एंडोर्स नहीं होगा। मैंने बोला फिर आप ये नहीं मानते, फिर पता नहीं कौन सा मानते हो आप ऑर्डर। यही लोग हैं जो ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करते। हमारी लाइबिलिटीज, हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ग्राउंड में, हमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मेरे भाई ने भी बताया, हमें मटीरियल की प्रॉब्लम आ रही है, हमें और भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। यही कारण है कि ये लोग हमारे कमज़ोर हैं जो ऊपर बात प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। इंडिविजुअली आपसे पूछा जाए तो किस तरह की दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं? मटेरियल की दिक्कतें आती हैं, लेबर की पेमेंटों के लिए, हर चीज़ के लिए हमें दिक्कतें आती हैं सर। विनोद जी, इसका हल क्या आपको नज़र आता है? हल तो पैसे गवर्नमेंट जितने भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो क्लियर कर दें। और हम ये कहते हैं, आप कहते हैं एक्शन क्या होना चाहिए इस कोरोना काल में, तो हम बाहर कोई जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं हो सकते हैं। इस समय हमारी ये मजबूरी भी है और इसी मजबूरी का गवर्नमेंट नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। गवर्नमेंट थी, हमने ये पीओ सिस्टम इन्होंने लागू किया, हम कहते हैं मोस्ट वेलकम, पीओ सिस्टम आप लागू करो। पीओ सिस्टम पहले है क्या, हमने इनको इतना अप्रिशिएट किया था कि आपके पैसे दिसंबर तक 70% कंज्यूम हो जाना चाहिए, उसके बाद लास्ट क्वार्टर में बर्डन जो है 30% का रहना चाहिए और लास्ट मंथ में 15% का। लेकिन जब हमने कंज्यूम उसको फिजिकली हमने काम खत्म कर दिया दिसंबर में ही, और आपने उसके पैसे ही नहीं रिलीज़ किए। अब उसके अगर पैसे आप रिलीज़ करोगे फरवरी में और कहोगे कि मार्च में आपको उसको पेमेंट करनी 15% करनी है आपने, भाई इंटेंशन गवर्नमेंट क्लियर करे ना पहले अपनी। आप कानून लागू करो, हम कहते हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन कम से कम पहले अपने आप को तो सुधारो प्लीज़। आप पैसे रखो डिपार्टमेंट के पास अक्टूबर से पहले, फिर रखो कि कंट्रैक्टर काम नहीं करेगा उसको हम ये करेंगे। आज हर एक डीसी बोल रहे हैं कंट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करो, कंट्रैक्टर को। सर इन्होंने हमारे ऊपर एक वो लगा दी है कि 70-30 वाला करने के लिए। 70-30 का क्या मैं आपको बता दूं सर, फंड्स इन्होंने रिलीज़ किए मई महीने में, 1 महीना लग जाता है सर टेंडरिंग प्रोसेस को। टेंडरिंग प्रोसेस करते उसके बाद मई जून आ गया सर, जुलाई अगस्त में आ गया, आपकी बरसात आ गई, ठीक है सर। फिर हमें 2 महीने काम करने के लिए 70% काम कैसे कंप्लीट होगा उसमें? कुछ काम ऐसे होते हैं जब साइट पर जाओ साइट अवेलेबल नहीं है,
लैंड अवेलेबल नहीं है, कोई रूफ किसी ने कराना तो अंदर मटेरियल पड़ा, जब वो खाली होगा तब काम करेंगे, 70% फिर हमें कैसे पेमेंट मिलेगी। इससे सबसे अच्छा है कि पैसे अगर हमें ये देते हैं, इन टाइमली पैसे दे दें, हम इन टाइमली भी काम इनको करके देते हैं। बाद में ये राइडर लगा देते हैं मार्च में 30% देंगे, वो 70% लेस कर देते हैं, वो बता देते हैं हमारी आगे वाली लाइबिलिटी। यही प्रॉब्लम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे कार्यक्रम में आपका आए। बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से कम जी, गवर्नमेंट के जी, पास हमारी बात को पहुंचे जी, जो जी, हमारे ऑफिसर्स को पहुंचानी चाहिए। जी। अब ऑफिसर से हम जब कंप्लेन करते हैं कि आपने हमारी बात नहीं की, जी। तो गवर्नमेंट उनसे कहते हैं कि आप कंट्रैक्टर के क्या वकील हो। जी जी ये बातें हमें सुनने को मिलती जी। हैं कि हमारे। चलिए हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से गुजारिश करेंगे कि इनकी जो कॉन्ट्रैक्टर्स की लाइबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टर की जो समस्याएं हैं, उनका निवारण जल्द से जल्द किया जाए। दर्शकों, उद्यमियों की एक अपनी समस्याएं जो सन ऑफ द सॉइल्स हैं या फिर जो नए उद्यमी अपना भविष्य इसमें ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए जो एक नई कैटेगरी बनाई गई है कि कब कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, उसके मुताबिक उनको पहले प्रायोरिटी दी जा रही है, उसको लेकर के उनमें नाराजगी है। हमने उद्यमियों से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिवस है, जिस दिन संवैधानिक बदलाव हुआ, 370 में संशोधन हुआ और 35 को हटाया गया, और जो अलग से संविधान था, अलग से फ्लैग था, वो नहीं रहा। लेकिन साथ साथ वो दिन हमें याद है कि उस दिन पटल पर सदन में जो कहा गया था कि इसके बाद 370 में संशोधन और 35 से हटने के बाद निवेश आएगा। निवेश आएगा तो जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी, यानी रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन निवेश आएगा, कब आएगा, ये खुलकर अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। वक्तन वक्तन जो सरकार है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तरमीम करती रहती है। लैंड अगर कहा जाए जिसके ऊपर जो आधार होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, लैंड अभी सरकार के पास नहीं है, कोई भी डेवलप लैंड नहीं है। और उसके बाद भी जब उसमें बदलाव करते हैं तो लोगों को, उद्यमियों को, जो नए निवेशक जो है सन ऑफ द सॉइल कहेंगे, उनको जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। अभी रिसेंटली इन्होंने कैटेगराइज किया है, उस पर भी कोई ना कोई दिक्कत लोगों को आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो अब इन्होंने नई पॉलिसी बनाई है कि आपको ये दिखाना होगा कि आप निवेश कितना कर पा रहे हैं, निवेश के साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि आप एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट कर पा रहे हैं। तो आपको याद होगा जब पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी, 90-10 रेशो हुआ था, तब भी वो पेच फंसा था। अब उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, क्या कहेंगे आप? ऐसा विनोद जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं और ऑनरेबल होम मिनिस्टर है कि उन्होंने जो 370 को यहाँ से हटाया गया, हम लोगों में उस टाइम बड़ा इसमें हमने इसको वेलकम किया। और जो पार्लियामेंट में बोला गया कि इंडस्ट्रियल अपना इन्वेस्टमेंट, निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, वो अभी जो रिसेंट आया कि 42-43 हज़ार करोड़ रुपए के इनके पास प्रपोजल आ चुके हैं, पर उसको हम वेलकम करते हैं। उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इन्होंने कल जो न्यूज़पेपर में आया था कि पता 1,80,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, जो जिस हिसाब से जिन्होंने लोगों ने अप्लाई किया। पर सबसे बड़ी बात है कि निवेशक जो आएगा, निवेशक को सबसे पहले आज इनके पास सिर्फ घाटी में कुछ लैंड है जो डेवलप है जी। बाकी जो अगर देखा जाए जितने इंडस्ट्रियल एरिया ने आइडेंटिफाइड किए हैं, उनमें कोई डेवलप लैंड ही नहीं है, उनमें अप्रोच रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लोगों ने अप्लाई कर दिया, 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस के साथ लोगों ने अप्लाई कर दिया। उसके बेस पे इन्होंने अब 700-800 के करीब जो है लोगों को इन्होंने लैंड की रैंकिंग कर दी है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये पोर्टल हमारा 1 सितंबर को खुला, उसमें जब हम लैंड की एप्लीकेशन लगी तो उसमें जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर दिया, उनके बाद क्या होगी, चेंज करते करते पता नहीं क्या रीज़न है कि बीच में रैंकिंग शुरू हो गई जी कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट कितनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप क्या कैटेगरी में हो, आप क्या एक्स सर्विस मैन हो, आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर, क्या ये सारी चीज़ें जब इसकी पॉलिसी बनाई थी, क्या गाइडलाइन पहले नहीं आनी चाहिए थी कि लोग अप्लाई करें? अब अगर किसी ने सबसे पहले 1 नंबर पर अप्लाई कर दिया,
उसको आप रैंकिंग में उठा के बिल्कुल लास्ट में ले जाओगे तो वो क्या इंप्रेशन लेके जाएगा, पहली चीज़ जो है। दूसरी चीज़ क्या है कि रैंकिंग इसमें माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए जो मार्क्स रखे गए हैं वो थोड़े रखे गए हैं। कठुआ में कुछ यूनिट होल्डर को सीकॉप ने गोविंद सर इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड की अलॉटमेंट कर दी कि ये कोविड ये पिछले साल जुलाई अगस्त में की, उसमें यूनिट होल्डर को EM पार्ट 1 भी दे दिया गया। उसके बाद जब इन्होंने ये नई पॉलिसी आई तो कहते नहीं जी अब वो पिछली आपकी जो है वो लैंड अलॉटमेंट कैंसिल होगी। उसमें उनका क्या कसूर है? जब जनरल मैनेजर DIC कठुआ ने वहाँ पे सिंगल विंडो कमेटी की नहीं, अगस्त 2020 में अगर आपकी सपोज वो होती है आपको अलॉटमेंट मिलती है तो अप्रैल 2021 तक अगर उसने सिंगल विंडो नहीं की तो उनका क्या कसूर है? उनसे पैसे भी ले लिए। अब कहते हैं जी हम उसको सुनने में आ रहा है, उनको कहते हैं हम आपके पैसे वापस कर देंगे। ये तो मेरे को जस्टिफिकेशन नहीं लगी। अच्छा, उस लैंड का एक चीज़ और है, उस जो लैंड बैंक इन्होंने वहाँ से जो लैंड की डिटेल आई है ना उस इंडस्ट्रियल एरिया में अपना वेकेंट लैंड की, उसमें वो लैंड इंक्लूड नहीं है, पर उनको भी इन्होंने रैंकिंग में डाल के कहाँ पीछे तक ले गए हैं। अब उनको मिलेगी नहीं मिलेगी तो इसमें तो मेरे को ये भी हो सकता है कुछ लोग ये ना हो, कुछ लोग इसके चक्कर में कहीं लिटिगेशन में चले जाएं तो सारा का सारा जो सारा प्रोसेस ही ये रुक जाए। एक यूथ गवर्नमेंट की पॉलिसी से इनकरेज होकर के सरकारी नौकरी ना लेकर के चाहता है कि अपना यूनिट स्टार्ट करे, वो अप्लाई करता है और उसको पहले ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताई जाती हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे। उसने बेचारे ने अप्लाई कर दिया, अब वो लास्ट वाली कैटेगरी में चल गया, उसको कितना नुकसान होगा आपको नहीं लगता है? सो देखिए, जितने भी बच्चे आ रहे हैं आगे स्टार्टअप के लिए, जो भी लोग आ रहे हैं स्टार्टअप के लिए, गवर्नमेंट को उनको बल्कि हौसला देना चाहिए, उनको आगे लेके आना चाहिए। इस तरह तो बच्चों का मोरल ही टूट जाएगा। कौन, आप मुझे बताइए, कौन चाहेगा कि मैं यहाँ सिर्फ हमारे पास केस आए हुए लोगों ने अपनी मदर की ज्वेलरी गिरवी रख के ज़मीन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लीज डीड मिल गई उनको लेकिन लैंड नहीं मिला। यहाँ पे ऐसे ऐसे भी केस आए हमारे पास। मैं यही चाहता हूँ, जैसे इन्होंने पोर्टल खोला, पोर्टल खोलते पहले ही अगर आपको पता है मेरे पास 250 कनाल है तो 250 कनाल पे लॉक क्यों नहीं किए इन्होंने? वहीं लॉक कर देते। इनका मेन मोटिव क्या था कि पैसा इकट्ठा करना है, कि वो खुला रहेगा। अगर 700 कनाल आपने ले लिया और 250 कनाल पे आप बंद कर रहे हो, उसका मोटिव क्या हुआ? कि आपको पैसा चाहिए, रेवेन्यू इकट्ठा करना है। चलिए ठीक है, वो भी आपकी बात एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने कैटेगरीज बना दी। अब जो नया बच्चा आएगा, अगर मैं चाहता हूँ मेरा नया प्लांट लगे, मेरी इनिशियल जो छोटी इन्वॉल्वमेंट है, छोटी इन्वेस्टमेंट है, मेरा यूनिट 10 बंदों से चलता है, तो इसका मतलब क्या मैं लगाऊँ नहीं? अब जब तक मेरे पास 10 की जगह मेरा 80 बंदे नहीं होते तो मैं यूनिट लगा ही नहीं सकता। मैं वाइबिलिटी नहीं है मेरे पास। मेरा फ़ायदा क्या हुआ? जो मैंने इतनी जल्दी अप्लाई किया हुआ, लोन लेके मैंने सब कुछ प्रूव कराया हुआ है, बिजली का वो कनेक्शन लिया हुआ है, सारी लाइबिलिटीज मैं अपने सिर पे ले ली, तो मैं आगे लगाऊंगा कब? क्या आपको नहीं लगता है कि पॉलिसी फॉर्मेशन में जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जमीनी सतह पर पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है और ऐसी पॉलिसी बना दी जाती है? सर देखिए, यहाँ तो फिर किसी को लाभ देना होता है, दो ही चीजें हो सकती हैं। सर देखिए, स्टेक होल्डर्स को तो पॉलिसी जब बनती है इन्वॉल्व किए नहीं। पिछली 2 पॉलिसियों में हमें इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। सजेशंस पहले क्या होता था, हम लोग बैठते थे, 2004 की जो पॉलिसी बनी सब बैठते थे, अपने अपने आइडियाज देते थे, सब कुछ देते, सबको कंसिडर किया जाता था, फिर पॉलिसी का एक ड्राफ्ट हमें रफ ड्राफ्ट दिखाते थे, भाई ये चीज़ आने वाली है, तब पॉलिसी निकलती थी। आज की डेट में क्या होता है, हम जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, सजेशन ले लेते हैं, लेकिन वो कहीं कंसीडर ही नहीं किए जाते। वो सिर्फ आई वॉश है, हमारा उसका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा। आप देख लीजिए 2016 के बाद कितनी इन्वेस्टमेंट है यहाँ जम्मू में। अब जो नई पॉलिसी, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, मोदी जी ने इतनी अच्छी पॉलिसी ना, उसकी अमित शाह जी ने, LG साहब का बड़ा सहयोग है उसमें, लेकिन सर लैंड ही नहीं है। आज आके वहीं बात आ जाती है। अगर आप बार बार स्टेजेस चेंज करते जाएंगे, जो अप्लाई करता है वो आदमी कहाँ खड़ा होगा, मुझे बताइए आप। जो लैंड रिट्रीव करवाने का इशू था, जो लोग अपना यूनिट स्टार्ट नहीं कर पाए किसी कारणवश, वो कहाँ पहुँचा है? सर देखिए, जो जिसमें 2 चीज़ें हैं, एक यूनिट होता है प्रोविजनल, एक होता है PMT। प्रोविजनल ठीक है, लोगों ने नहीं करवा पाए, वहाँ समझ आती है कि ठीक है उनकी कोई गलती होगी। उसमें भी देखिए केस टू केस डिपेंड करता है, कभी हो सकता है किसी की कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बैंक का इशू आ जाता है, नहीं हो पाता, किसी घर में मजबूरी होती है, कहीं डेथ हो जाता है, कुछ हो जाता है, चलिए वो फिर भी केस टू केस अगर करना चाहें कर सकते हैं, उनको टाइम दे सकते हैं। लेकिन जो PMT यूनिट है, मुझे बताइए PMT यूनिट कहाँ लिखा हुआ है कि ये पॉलिसी में, इनकी लीज डीड में कहाँ लिखा है रिट्रीव कर लेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है वो। आज मेरा यूनिट है, 5 साल हो गए, आज मेरा GST में नहीं वारा खा रहा, मुझे, मैं नहीं कम्पीट कर पा रहा। ट्रेडर आके यहाँ काम अच्छा कर रहे हैं, जो बना रहा है प्रोडक्ट वो नहीं उसका रेट उसके मैच कर पा रहा, तो मैं क्यों यूनिट चलाऊंगा? आपसे जानना चाहूँगा कि लस्सीपुरा लैंड स्कैम
की जांच हो रही है और यहाँ पर बुलोल का इतना बड़ा इशू है, क्या इनको यही याद नहीं आया? ऐसे बुलोल के इशू पे तो हमने काफ़ी इसके ऊपर गवर्नमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी किया। बुलोल के इशू में 2017 में 200 कनाल ज़मीन की डिमांड की जाए। ऑनरेबल मिनिस्टर जो थे उस टाइम, इंडस्ट्री मिनिस्टर, उन्होंने उनके कहने पर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ ने डीसी सांबा को लिखा, जी हमको ये 200 कनाल ज़मीन के लिए आप डॉक्यूमेंट दे दो। पर वो डॉक्यूमेंट तो आज तक नहीं मिले इनको। और उस पे वो उसमें से जो सुनने में 400-500 कनाल ज़मीन, 400 कनाल ज़मीन अलाट भी कर दी हुई है। लोगों को अलाट करके लोगों से कईयों से पैसे ले लिए, कईयों की लीज डीड कर दी। जब ज़मीन ही इनकी नहीं है और लीज डीड इन्होंने कर दी, तो अगर देखा जाए लीगली वो लीज डीड की वैलिडिटी कहाँ पर है? और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने घर के वो अपना फाइनेंशियल अपना कुछ लोन लेके कुछ लेके ले लिया, उनकी लीज हो गई है, उनको पोजीशन नहीं दिया जा रहा क्योंकि लैंड ही नहीं है ना इनके पास। तो जब अगर ऐसे उस टाइम अगर सिडको में अगर लस्सीपुरा की इंक्वायरी की जाती है, तो मैं कहता बुलोल के इशू को भी ज़्यादा देखना चाहिए ना कि बुलोल में क्यों ऐसा हुआ कि जब ये तो इसका मतलब जो मर्जी लैंड कोई आइडेंटिफाइड करेगा उसको क्या वो सिडको कह दे ये मेरी लैंड है, लोगों को अलाट, लोगों को थोड़ा पता है सिडको की लैंड नहीं है। लोगों ने गुड फेथ में अप्लाई किया। यानी आपको लगता है कि सिडको इज बिहेविंग लाइक के जो डिफॉल्टर प्रॉपर्टी डीलर नहीं होते ऐसे ही? ऐसा जी, वो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब इन्होंने देखो एक अभी क्या कि जो भी आपने पीएमटी की यूनिट, इन्होंने एक नोटिस निकाल दिया जी जल में जो डीएससी जम्मू ने कि जी ऐसा जी जो यूनिट नॉन फंक्शनल बंद पड़े हैं वो एक हफ्ते के अंदर स्टार्ट कर दो, नहीं तो हम जी उनको रिट्राइव कर लेंगे। अच्छा, उसके लिए एक इन्होंने कमेटी भी बना दी। उसमें इन्होंने बना दिया जी कि जो यूनिट हम टेक ओवर करेंगे उसको जी सर्कल रेट पे उसका रेट दिया जाएगा, बिल्डिंग की वैल्यूएशन लेके हम कर देंगे। पहली चीज़ है पीएमटी यूनिट को आप कैसे ऑप्शन कर सकते हो? उसके वो तो एक यूनिट में हमारी एलजी साहब से बात हुई, एलजी साहब ने बोला नहीं जी वो प्रोविजनल के लिए किया गया है। प्रोविजनल को भी इन्होंने 30/6/2022 तक जो केस वो उन्हें अपेक्स कमेटी में गए थे उनको उन्होंने कंसिडर किया, तो प्रोविजनल के लिए उसको 30/6/2022 तक तो उनको टाइम दीजिए। पर परमानेंट रजिस्ट्रेशन वाला यूनिट आप लेके कल को सारी लिटिगेशन बन जाएगी। बैंकों के पैसे हैं और सिडको ने या सीकॉप ने उनको लैंड का ना उनको जो फर्स्ट राइट जो आगे बैंकों को दे दिया हुआ, तो उसके लिए कल को ये तो ज़बरदस्ती वाला हो गया ना कि ज़बरदस्ती कब्जा कर लेंगे, कब्जा करेंगे तो वो लिटिगेशन में चल जाएंगे। उनको एग्जिट रूट दे दो जो बिल्कुल बंद हो गए, नहीं चल पा रहे हैं। और इसके लिए इनको जो एक कॉर्जेंडम निकालना चाहिए कि जो पिछला ऑर्डर हमने इशू किया था उसके लिए निकालना चाहिए कि उसको कि हमने उनके लिए किया है कि जो हाँ। दूसरी चीज़ है कि जब हमारी एलजी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने ये बोला कि लोग सिडको सीकॉप के ड्यूज नहीं, मैं कहा हाँ ठीक है, उसके लिए हम उनके साथ हैं क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो बंद भी पड़े हैं एटलीस्ट गवर्नमेंट की ड्यूज तो देनी चाहिए ना। आपको लगता है कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है या जिस तरीके से जो माहौल है, हालांकि माकूल एटमॉस्फेयर होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर आए और इन्वेस्टर को एक ग्राहक की तरह जो व्यापारी जैसे ग्राहक को डील करता है वैसे ही इन्वेस्टर को, लेकिन जो अगर कोई इन्वेस्टर इतने फ्लास देखेगा वो इन्वेस्ट करने आएगा यहाँ पे? सर जितने इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है ना, जो अनाउंस कर रहे हैं वो कहीं भी नहीं है, हमारे स्टेट में ही है। लेकिन अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा कि जैसे बार बार चेंज करते हैं, बार बार अपना वो स्टेट चेंज करते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे बताइए, अगर मुझे पता है मैं अगर फर्स्ट रैंकिंग पे आ रहा हूँ और आप वो कंडीशंस ही चेंज कर दें, मैं वहाँ से पीछे चले जाऊँ, मैं क्यों यहाँ इन्वेस्ट करूँगा? एक हम यहाँ जोग्राफिकली कोने में हैं, एक कोने में है, हमारा हर चीज़ बाहर से आता है, हर चीज़ बाहर जाता है, बड़ा मुश्किल है हमें यहाँ कम्पीट करना। फिर भी हम लोग कश्मीर को भी देखते हैं, फैक्टर वो है 370 के बाद बड़े चेंजेस आ गए, हर फैक्टर को कंसीडर करते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ इंडस्ट्री के सपोर्ट में हैं। हम चाहते हैं ये जो सन ऑफ द सॉइल हैं जो भी हैं सब यहाँ पे आए, काम करें। कोई देखिए, कोई नहीं चाहता कि मेरा यूनिट बंद हो, कोई कभी नहीं चाहेगा मेरा यूनिट बंद हो। लेकिन देखिए अगर ऐसे करते रहेंगे, नया हम तो चाहते हैं नया आए, नए लोग आए, हमारे साथ जुड़ें, जम्मू डेवलप हो, जम्मू में इन्वेस्टमेंट आए, एम्प्लॉयमेंट हो, हम तो यही चाहते हैं, हमारा मोटिव तो यही है। लेकिन अगर ये कंसिडर करेंगे बार बार पॉलिसी में चेंज, बार बार पॉलिसी में चेंज, बार बार पॉलिसी में चेंज, हमें ये रीज़न समझ नहीं आता ये ऐसा क्यों हो रहा है। कब ये लैंड डेवलप करेंगे, कब लोगों को मिलेगा, अभी तक ये पिक्चर क्लियर ही नहीं हुई है। आप, मैं कहता हूँ अगर उन्होंने 20% भी लेना है, हमें कुछ पता तो चले। 20% लेके क्या हमें 4 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, तो मैं फिर उस 5 साल का पीरियड क्यों वेट करूँ? मैं प्राइवेट में कहीं ढूंढता हूँ, मैं वही ऑप्शन देखता हूँ। जरूर महंगी मिलेगी लेकिन मेरा एटलीस्ट यूनिट मैंने चलाना है साल के अंदर, 2 साल के अंदर। अगर 5 साल में ज़मीन ही मिलेगी तो मैं यूनिट लगाऊंगा कब? जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार को अपनी पॉलिसी प्रोग्राम्स में चेंज करना होगा। इन्वेस्टर्स को अगर प्रॉपर ढंग से डील नहीं किया गया तो जो निवेश के दावे किए जा रहे हैं ये सारे दावे के दावे रहेंगे, ज़मीनी सतह पर नहीं आ पाएंगे। इजाज़त, नमस्कार।